गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ओपन कास्ट खान में काम करने वाले फ्रेंड्स जिनके पास ओपन कास्ट का एक्सपीरियंस है और वो ओवरमैन का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, साथ ही मशीनरी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, जो ओवरमैन का चौथा चैप्टर कहलाता है, जो रिस्ट्रिक्टेड वाली पॉइंट है। रिस्ट्रिक्टेड यानी कि सेकंड क्लास रिस्ट्रिक्टेड मशीनरी या ओवरमैन के जो कैंडिडेट है जो रिस्ट्रिक्टेड का एग्जाम दे रहे हैं, उनमें मशीनरी जो पार्ट होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है और जिसकी एग्जामिनेशन में अधिकांशतः प्रश्न पूछी जाती है। उसी मशीनरी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज की क्वेश्चंस को सेकंड क्लास रिस्ट्रिक्टेड जैसा आपको दिखाई दे रहा है मशीनरी 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नए कैंडिडेट है तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए और उस वीडियो की सीरीज को आप देख करके अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सकें, एग्जामिनेशन को पास करके दिखाएं, सर्टिफिकेट गेन करके सिखाएं और डिफरेंट कंपनी नॉन कोल कंपनी में जो जॉब पाने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं वो अपने एग्जामिनेशन को पास करके जॉब को पा ले और लाइफ को सिक्योर कर ले। फ्रेंड, तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं जो 2021 में पूछी गई थी। क्या है प्रश्न? फ्रेंड्स, द बॉडी विल रिगेन इट इज प्रीवियस शेप एंड साइज ओनली व्हेन द डिफॉर्मेशन काज्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस इज विद इन ए सर्टेन लिमिट। व्हाट इज दैट लिमिट? प्रश्न का मतलब समझते हैं फ्रेंड कि एक बॉडी है जिसको आप एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसके ऊपर डिफॉर्मेशन ला रहे हो, यानी कि शेप और साइज में चेंज ला रहे हो, लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाते हो उस लिमिट तक डालते हो, लेकिन उसके बाद जैसे ही हटाते हो तो अपने प्रीवियस शेप और साइज में जब वापस आ जाती है, रिगेन कर लेती है, तो उस लिमिट ऑफ फोर्स को क्या कहा जाता है? तो उस लिमिट ऑफ फोर्स को इलास्टिक लिमिट कहा जाता है, जिसको प्रोपोर्शनल लिमिट भी बोला जाता है। यहां पर जो वाइंडिंग रोप अपने शाफ्ट में इस्तेमाल होती है या क्रेन में जो रोप इस्तेमाल होती है या अन्य जगह जो रोप आप अपनी इंडस्ट्री में देखते हैं कि रोप जो इस्तेमाल होती है, उसके ऊपर लोड के कारण से जो उसके शेप और साइज में जो बदलाव आती है, जो नग्न आंख से नहीं दिखाई देती है, उसको देखने के लिए आप बड़ा कंसंट्रेट होकर के माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज या स्केलर के पेरिपेसेस जो है आप देखते हो, तो इसमें जो स्ट्रेस के कारण से जो उसके फेस शेप साइज में परिवर्तन आती है उसको आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के तहत समझने का प्रयास कर रहे हैं। स्ट्रेस को आप वर्टिकल एक्सिस पे शो करते हो, स्ट्रेन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर शो करते हो, और आप जब इसको लोड बढ़ाते जाते हो तो एक स्ट्रेस आती है जिस पर फोर्स आप लगाते हो, जिसमें जो डिफॉर्मेशन हुई रहती है यानी कि स्ट्रेन में जो भी आती है उसको जैसे आप फोर्स हटाते हो तो इसके बाद अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है, अवस्था में आ जाती है। तो उस फोर्स को जब आप ओरिजिनल उस लिमिट को जिस पर ओरिजिनल अपने शेप और साइज में आ जाती है उसको बोले जाते हैं इलास्टिक लिमिट या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट, जिसको O1 के नाम से जानते हो। और आप यहां पर ए इलास्टिक लिमिट में ही फोर्स लगाने पर वो बॉडी अपने प्रीवियस शेप और साइज में आ पाती है। बी पॉइंट को अपर इल्ड पॉइंट कहा जाता है, सी को लोअर इल्ड पॉइंट कहा जाता है और ओसी को जो है इल्ड लिमिट बोला जाता है, और डी को जो है आपको प्लास्टिक लिमिट या फिर जो है इसको कहा जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, और उस ई पॉइंट को जो है फ्रैक्चर पॉइंट कहा जाता है। इस तरीके से जो स्ट्रेस और का कारण से स्ट्रेन में जो चेंजेस आती है उसका बिहेवियर हम इस ग्राफ के थ्रू समझे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहता है? फॉर ए स्मॉल कैपेसिटी इंडक्शन मोटर, स्मॉल कैपेसिटी इंडक्शन मोटर के लिए ए टाइप ऑफ स्टार्टर यूज, कौन सा टाइप का स्टार्टर यूज करते हैं? तो ए नंबर स्टार डेल्टा स्टार्टर, बी नंबर DOL स्टार्टर, सी नंबर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डी नंबर रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ई नंबर FLP स्टार्टर। तो यहाँ पर जो स्मॉल कैपेसिटी इंडक्शन मोटर का स्मॉल वाली जो है उसके लिए जो स्टार्टर की टाइप होती है, देखिए मैं लिखा हूं, इन्हें स्मॉल कैपेसिटर इंडक्शन मोटर द टाइप ऑफ स्टार्टर यूज्ड इन DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर क्या होती है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होती है, जो आपको नीचे में दिखाई दे रही है। थोड़ा मैं इसको झुका देता हूं ताकि आपको दिखाई दे दे। DOL स्टार्टर कहा जाता है, जो को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहा जाता है। देखिए इसमें 3 फेज सप्लाई आ रही है, जिसको ब्लू, येलो, रेड से आप शो कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर फ्यूज लगाई गई है जिसको CB कहा भी जाता है। अब यहाँ पर ये फ्यूज के आगे जो आपकी रेड वायर है वो निकल रही है NO की ओर, और ये जो येलो वायर हो रही है ये जा रही है मैग्नेटाइजिंग कॉइल की ओर जा रही है। तो मैग्नेटाइजिंग कॉइल और जो आपकी येलो और जो रेड है दोनों मिल करके एक सर्किट तैयार कर रहे हैं, जिसमें
एनसी दिखाई जा रही है और ये जो है नो दिखाई जा रही है। तो ये करंट सप्लाई का सिस्टम है जिससे कि स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है वो पता करते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर लगाया जा रहा है कि जैसे ही आप यहाँ पर स्विच को दबाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्टर इनकमिंग केबल्स के साथ इसको आउटगोइंग केबल को टच कर देती है। कॉन्टेक्ट टू कीप कॉइल एनर्जाइज, जैसे ही कॉन्टेक्ट होती है तो वो कॉइल जो है एनर्जाइज्ड हो जाती है। और ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर लगाई जाती है ओवरलोड प्रोटेक्शन। एनओ जो है नॉर्मल ओपन स्टार्ट है, एनओ जो है नॉर्मल ओपन स्टार्ट है और एनसी जो है नॉर्मल क्लोज स्टार्ट है, नॉर्मल क्लोज स्टार्ट है। एनसी नॉर्मल क्लोज करने का है और ये जो है स्टार्ट करने का है। तो यहाँ पर DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर अपन लोग स्मॉल कैपेसिटी इंडक्शन मोटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। बी नंबर को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द ट्रांसफार्मर ऑयल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर्स प्रोवाइड। ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर ऑयल प्रोवाइड की जाती है वो क्या करती है? ट्रांसफार्मर ऑयल तो कूलिंग और लुब्रिकेशन का ही काम करती है। इंसुलेशन लुब्रिकेशन का काम करती है, इंसुलेशन एंड कूलिंग का काम करती है, इंसुलेशन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन का काम करती है। तो जो ट्रांसफार्मर होती है यूज टू इंसुलेट करती है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उसको इंसुलेट करती है। ठीक है, सच एज ट्रांसफार्मर कैपेसिटर, कुछ ट्रांसफार्मर जो होते हैं या कैपेसिटर जो होते हैं या स्विचेज होते हैं या सर्किट ब्रेकर होते हैं वो ऐसा करते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल आर डिजाइन टू ऑपरेट इफेक्टिवली एंड हाई टेम्परेचर कूलिंग इंसुलेटिंग का काम करती है। तो यहाँ पर सी नंबर जो है आप लगा सकते हैं कि ये इंसुलेटिंग और कूलिंग का काम करती है। एंड स्टॉपिंग कोरोना डिस्चार्जेज एंड आर्चिंग, कोरोना डिस्चार्जेज और आर्चिंग को भी स्टॉपिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कि आपकी सी को इंसुलेशन एंड कूलिंग को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, द कलर ऑफ सिलिका जेल इन ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में सिलिका जेल जो होती है वो काहे के लिए किस कलर की होती है उसके जानने के पहले सिलिका जेल होती क्या है वो आप जान लीजिए फ्रेंड। सिलिका जेल जो इन्वायरमेंट में जो अपना पढ़ लीजिए, इसको डायरेक्ट हम लोग पढ़ते ही है। सिलिका जेल इज यूज्ड एज ए विजुअल इंडिकेटर ऑफ मॉइस्चर इन द ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल में मॉइस्चर है कि नहीं इसका विजुअल इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग विजुअल इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं सिलिका जेल को। तो एक इसका उपाय एक इसका यूज हो गया। दूसरा देखिए, कलर ऑफ न्यू सिलिका जेल यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर इज ब्लू। ब्लू होती है, यानी कि आप पिंक ब्लू ग्रीन रेड व्हाइट में से ब्लू बी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। आफ्टर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, दे लॉस द ब्लू कलर, तो वो ब्लू कलर खत्म हो जाती है एंड फाइनली टर्न टू पिंक, और पिंक में बदल जाती है। तो पिंक अगर हो गई है तो इसका मतलब कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ली है सिलिका जेल, और ब्लू है तो मतलब कि ड्राई है, उसका फंक्शन ड्राई होने पर काम करते रहता है। कलर ऑफ सिलिका जेल इज ब्लू एट गुड कंडीशन एंड द बिकम वॉयलेट देन पिंक एज टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने पर वो वॉयलेट से होकर के पिंक में बदल जाती है। तो ऑप्शन बी को आप टिक लगा लिए है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, थोड़ा सा मैं ऊपर उठा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो सेकंड क्लास रिस्ट्रिक्टेड मशीनरी 2021 का प्रश्न नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाउ कैन वी इंप्रूव द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर cos फाई, जनरली इलेक्ट्रिक में हम लोग cos फाई को जनरेट करते हैं। फाई इज द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट आई। वी और आई के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग फाई कहते हैं, जिसको जनरली लास्ट में जो दिखाई दे रही है cos फाई से डिनोट किया जाता है, यही कहलाती है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रियल पावर, यानी एक्टिव पावर। जो रियल पावर होती है, एक्टिव पावर होती है, उसको जब डिवाइड करते हैं अपेरेंट पावर से, अपेरेंट पावर जो होती है V टू I होती है, यानी कि वोल्टेज और I का मल्टीप्लीकेशन ही जो है अपेरेंट पावर होता है, और रियल पावर जो होती है वो VI cos फाई होती है। जब उसको डिवाइड करते हो, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कोसाइन ऑफ द फेज शिफ्ट बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल बनता है उसका कोसाइन जब लेते हो, cos थीटा लेते हो, cos लेते हो, वही जो है कहलाता है क्या चीज, आपका यहाँ पे पावर फैक्टर। तो इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक अल्फाबेट डेल, लेम्डा जिसको बोलते हैं, लेम्डा बोलते हैं, लेम्डा से इसको शो किया जाता है ग्रीक लेटर से। तो यहाँ पर जो है
जो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम हाउ कैन वी इंप्रूव द पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है एंगल जो होती है वो आप थीटा जिसको कहते हो V और I के बीच में एंगल जब 0 रहेगी दोनों के बीच में तो cos फाई जो 1 प्राप्त होता है और cos फाई की वैल्यू जो 1 अगर आ रही है तो वो मैक्सिमम कहलाती है। तो यहाँ पर जो है जो आपकी बाई इंक्रीजिंग यूजफुल पावर यानी कि एक्टिव पावर को इंक्रीज करके आप इंक्रीज करोगे इसको एक्टिव पावर को तो स्वाभाविक है कि जो पावर फैक्टर होगी वो बढ़ेगी। न्यूमरेटर को आप अगर बढ़ाओगे तो रिड्यूसिंग एपेरेंट पावर डिनोमिनेटर VI को अगर घटाते हो तो स्वाभाविक है कि जो पावर फैक्टर है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एपेरेंट पावर भी सही है, ये भी सही है। बाई रनिंग इंडक्शन मोटर एट फुल लोड पर इंडक्शन मोटर को रनिंग करके भी पावर फैक्टर को इंप्रूव करा सकते हो, बिजली बिल की बचत कर सकते हो। वैल्यू ऑफ कॉस 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर cos फाइव होना चाहिए। cos फाइव इंक्रीजेज टू वैल्यू 1, 0 से आप जो है 1 की ओर इंक्रीज करते हो तो भी जो है उसकी वैल्यू बढ़ती है, यानी पावर फैक्टर की वैल्यू बढ़ती है। तो ऑल दी अबव ए इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ROP मीन्स, ये जो है आज की वीडियो में जो अनरिस्ट्रिक्टेड वाली क्वेश्चन है सेकंड क्लास की, उसमें भी वीडियो में आप देखे होंगे कि ROP क्या पूछा हुआ है। यहाँ पर रोप जो है, रोप्स भी बोल सकते हैं इसको, रोप भी बोलते हैं, रोल ओवर प्रोटेक्शन कहलाती है। जो ऑपरेटर डंपर चलाते हैं उनके सर के ऊपर एक छज्जा बनी रहती है, कैनोपी बनी रहती है, उसी को रोल ओवर प्रोटेक्शन कहा जाता है। उसी तरह से ठीक जो डोजर ऑपरेटर होते हैं उनके चारों ओर एक स्ट्रक्चर लोहे की आयरन की फ्रेम बनी रहती है जिसके ऊपर अगर कोई हैवीली गाड़ी गिरती है तो डैमेज नहीं होती है, डैमेज होती भी है तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है। ऑपरेटर के जो बॉडी है, ऑपरेटर का जो शरीर है उसको डैमेज नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर रोल ओवर प्रोटेक्शन ROP का फुल फॉर्म है जिसको आप रोल ओवर प्रोटेक्शन कह सकते हो। ये नंबर आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या कहता है? लेटरल स्ट्रेन इज, तो लेटरल स्ट्रेन क्या कहलाती है? चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर जो है लेटरल स्ट्रेन कहलाती है। डायमीटर कहने का मतलब फ्रेंड्स आपके सामने मैं ये बता देता रहा हूं कि इस आंसर जानने के पहले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अपलोड करूंगा। तो जैसे ही रोप जो आप देखते हो, वाइंडिंग रोप देखते हो, तो उसको आप अगर क्रॉस कर रहे हो, क्रॉस करके मैंने ये देखिए एक वाइंडिंग रोप ही मान के चलिए रखा हूं। अब इस वाइंडिंग रोप को मैं बीच से तोड़ दिया और ये तो तोड़ने के बाद जो मैं आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है वो क्रॉस सेक्शन जो होती है ये डायमीटर इसमें दिखाई देती है। तो डायमीटर में अगर चेंजेज हो रहा है तो वो चेंजेज डिवाइडेड बाय में कितना मिलीमीटर में डायमीटर में चेंजेज हुई है और डिवाइडेड बाय जो है ओरिजिनल डायमीटर, इन दोनों का रेशियो ही कहलाता है लेटरल स्ट्रेन। और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जो होती है, लंबाई में जो चेंजेज होती है उसको डिवाइड करते हैं ओरिजिनल लेंथ से, तो उसको जो है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो लंबाई ये रस्से की है, ये रस्सा ओरिजिनल लेंथ का है जिसको आप स्मॉल l से शो कर रहे हो, लेकिन इसके ऊपर जो लोड आप लोग कंटिन्यू देते रहते हो, किसका? केज के ऊपर जो है बहुत सारे लोग यानी कि मटेरियल और मैन जो है वाइंडिंग करते रहते हैं। तो ये धीरे धीरे इसकी लेंथ जो है क्या हो जाती है? l से अगर ये पहुंच गई है, इतना बढ़ गई है, यहाँ बढ़ गई है, ये केज थी, यहाँ से यहाँ तक केज थी, और ये जो है स्मॉल l बढ़ गई है, ये वाली पोर्शन जो है बढ़ गई है, तो इसको अगर डेल एल कहते हैं। तो यहाँ पर डेल एल जो होती है, डेल एल बटे में एल जो होती है ये कहलाती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और अगर इसकी डायमीटर की बात करें तो चेंज इन डायमीटर जो आपको ये वाली दिखाई देगी, इसको मैं फिगर से शो करने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो है चेंज हो गई है, अगर ये चेंज हुआ आप इसको दिखाते हैं डेल डी से, इसको दिखा रहे हैं डेल डी से, डेल डी डेल डी, ठीक है, दिखाई दे रही होगी आपको जहां तक है। मैं एक बार देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं कि आपको दिखाई दे रही है कि नहीं। हाँ, तो दिखाई दे रही है। तो ये डेल डी हो गया डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ जो है आपकी ये वाली है, ये जो छोटा वाला है, तो ये जो है ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल डायमीटर है जिसको आप स्मॉल डी कर रहे हो। तो ये जो है मिलीमीटर में लेंगे, इन मिलीमीटर, और ये भी इन मिलीमीटर। तो ये जो है कहलाती है क्या चीज? लेटरल स्ट्रेन।
लेटरल स्टेट कहलाती है। जिसके संबंध में प्रश्न जो है पूछा जाता है डब्ल्यू के लिए भी, ये मैं मिटा देता हूं ताकि आपको इसका कंफ्यूजन न हो सके। तो आपने ये जाना लेटरल स्टेट और लॉन्गिट्यूडनल स्टेट क्या है, उस संबंध में आपने जान चुका है। तो अब मैं यहीं पर वीडियो को स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट क्लास में आपकी जो अगली प्रश्न रहेगी उसकी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। नए कैंडिडेट रहे तो आप बेल आइकन दबाइए और उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको बेल आइकन जैसे ही उसकी नोटिफिकेशन आती है तो एग्जामिनेशन की तैयारी करके अपने पास कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।